एवरीवन, मैं डॉक्टर ऋचा आपके अपने चैनल ज्योग्राफी वंडर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी भौगोलिक सूचना तंत्र के बारे में। अगर हम भौगोलिक सूचना तंत्र की बात करें तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, उसमें होता क्या है, मैंने पिछले वीडियो में सुदूर संवेदन के बारे में बताया था कि जब हम किसी चीज़ को बिना छुए दूर से फ़ोटो खींचते हैं जैसे सैटेलाइट के जरिए, तो वो कहलाता है सुदूर संवेदन। तो जो सुदूर संवेदन द्वारा हमें जो आंकड़े प्राप्त होते हैं या मानचित्र के रूप में नहीं होते, यानी जो हमें जो भी कुछ मिलता है सुदूर संवेदन से वो वेव्स के रूप में होता है, तरंगों के रूप में होता है। तो उस तरंगों को फोटोग्राफिक प्रतिबिंब के रूप में चुंबकीय टेप से उपलब्ध होते हैं, वेव्स के रूप में मिलते हैं, फिर वो चुंबकीय मैग्नेटिक वेव्स के रूप में वो हमें प्राप्त होती है। फिर इन आंकड़ों को मानचित्र विश्लेषणों के लिए विकसित नई तकनीक भौगोलिक सूचना तंत्र कहलाती है। यानी जो हमें वेव्स प्राप्त होती हैं उन वेव्स को कंप्यूटर की सहायता से जब हम उसको एक डायग्राम के रूप में बनाते हैं तो वो कहलाता है हमारा भौगोलिक सूचना तंत्र या ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर हम जीआईएस की बात करें तो ये जीआईएस जो है कंप्यूटर आधारित है। जैसे मैंने कहा नई तकनीकें कौन सी होती है, कंप्यूटर है इस समय पे। अब तो जब 1960 में नए कंप्यूटर यानी डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तब से इस भौगोलिक सूचना तंत्र की वैल्यू बढ़ गई है। तो जीआईएस क्या है, कंप्यूटर आधारित एक ऐसा तंत्र है जिसमें अंतर्गत वास्तविक संसार या पृथ्वी के धरातल के आंकड़ों तथा सूचनाओं की प्राप्ति संग्रह। अब देखो, सूचनाओं की प्राप्ति कहाँ से होती है, हमें सुदूर संवेदन से। ठीक है, उनका संग्रह कहाँ होता है, कंप्यूटर में। उसमें जो प्रोसेसिंग कहाँ होती है, कंप्यूटर में। और फिर उनको परिचालन यानी कि प्रस्तुत करके उनका विश्लेषण किया जाता है और व्यवस्थित रूप से उसे जब हम प्रदर्शित करते हैं तो ये तकनीक कहलाती है हमारी सुदूर संवेदन या भौगोलिक सूचना तंत्र। भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है, अब ये देखो इसमें आता क्या क्या चीज़ है। ये कंप्यूटर आधारित तकनीक है जीआईएस। भौगोलिक सूचना ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को शॉर्ट रूप में बोलते हैं जीआईएस। ठीक है, तो ये क्या है, कंप्यूटर आधारित तकनीक है। ये नेट सेट हर कंपटीशन में आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इस तकनीक का विकास कब हुआ था, 1960 में, जब डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। यानी 1960 में ही डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ और तभी जीआईएस का भी आविष्कार माना जाता है। हमारे जो 90% मानचित्र हैं वो जीआईएस से ही निर्मित हैं। यानी जो भी मानचित्र, पहले तो क्या था, रेखा चित्र बनते थे कि किसी ने रास्ता बताया, पुराने भूगोलवेत्ता है जैसे कि हमारे हेरोडोटस हैं वो भी घूमे थे, उन्होंने भ्रमण बहुत किया था तो उन नक्शों को बनाया था, तो वो तो सिर्फ अलग चीज़ है, वो बोलते हैं सिर्फ रेखा चित्र। और जीआईएस क्या होता है, जिसमें स्केल का भी ध्यान रखा जाता है और मापने के अकॉर्डिंग जो वेव्स जो हमें डाटा मिलता है उसको निर्माण होता है। तो हमारे 90% जो मानचित्र है वो किससे निर्मित होते हैं, रेखा जीआईएस से। ठीक है, और 90% लोगों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। अब वर्तमान समय में डिजिटल मोबाइल चलते हैं, हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो वो जो जीआईएस है, एक जो कहीं घूमने जाते हैं रास्ता नहीं मिलता है तो जीआईएस के जरिए, तो वो भी एक भौगोलिक सूचना तंत्र है कि पृथ्वी की सूचना हमें मिलती है। ठीक है, ये कंप्यूटर पर पूरी तरह से निर्भर है। जैसे हमारे मोबाइल में अगर नेट नहीं है तो नहीं चलेगा, तो वो कंप्यूटर पर चलता है, हमारा मोबाइल भी एक कंप्यूटर ही है। तो कंप्यूटर निर्भर है। सी मैप, ग्रिड, इमिग्रेट, जियो मैप जैसे कार्यक्रम, अब ये किससे बनते हैं, सी मैप, ग्रिड, इमिग्रेट, जियो मैप, ये जो है सॉफ्टवेयर डालते हैं तब उसके बाद ये काम करता है। अब इसमें क्या क्या होता है, ये तकनीक सहायता से अनेक सूचना तंत्र जैसे भूसंपत्ति सूचना तंत्र, प्रतिबिंब, प्राकृतिक संसाधन, बाजार विश्लेषण, आयोजन सूचना तंत्र जैसे कार्य होते हैं। ठीक है, और इन सभी में जो जो समस्याएं आती हैं उनको भी समझते हैं कि क्या क्या समझने हैं। अब भूसंपत्ति सबको पता है, प्रतिबिंब आधारित सूचना तंत्र यानी कोई चीज़ हमें दिखाई देती है वो क्या चीज़ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब
इसके कौन कौन से अवयव हैं, कौन कौन सी तकनीक इसमें काम आने वाले उपकरण हैं। जैसे पहला आता है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या होता है, आंकड़ों का संग्रह होता है, फिर उसे हार्ड डिस्क, डिजिटल टेप, कैसेट, सीडी रोम आदि में उसको रखा जाता है। ठीक है। मानचित्र आंकड़ों का डिजिटल रूप में प्रदर्शन किया जाता है, डिजिटलाइजेशन कहलाता है। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर का नेटवर्क चाहिए। ठीक है। नेटवर्क सीडी रोम में क्या होता है, इसका जो प्रोसेसिंग होती है, और डिजिटल में यानी कि उसको जो है डाटा को बदला जाता है तो वो डिजिटलाइजेशन कहलाता है। प्लॉटर होता है, उसके बाद उसका निर्माण होता है, और प्लॉटर के बाद में फिर प्रिंट निकल के आता है। तो इस तरह से इसकी प्रोसेसिंग होती है। तो पहला उपकरण होता है हार्डवेयर, और दूसरा आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, जो हार्डवेयर को काम करने के लिए रास्ते दिखाता है या इंस्ट्रक्शन देता है, वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर का बताता है कि क्या और कैसे करना है, यानी हिदायत देता है, इंस्ट्रक्शन देता है। अब इसका काम क्या है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, सत्यापित, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों का स्थानांतरण, ये सभी कार्य किससे किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर के जरिए। और जो उपयोग करता है उसके साथ उसे क्या चाहिए, वो भी सॉफ्टवेयर द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। अब लाइववेयर क्या होता है, लाइववेयर क्या है, एक भौगोलिक सूचना तंत्र के अंतर्गत प्रारंभ के अंत तक की जाने वाली आंकड़ों का चयन करके उसको विश्लेषण, यानी जो हमारी टेप आती है, मैग्नेटिक टेप, उससे लेकर किस तरह से हमें मैप बनाना है, वो सभी काम किस में आते हैं, लाइववेयर में अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है आंकड़ा आधार। आंकड़ों का आधार कैसा होता है, तो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो संचित आंकड़ों की आवश्यकता होने पर देखा जा सके अथवा प्रयोग में लाया जा सके, आंकड़ा आधार कहलाता है। यानी डाटा सेविंग बोल सकते हैं हम इसे, हम इंग्लिश में बोला जाए तो डाटा सेविंग। ये हम डाटा को सेव करके रखते हैं और जैसी ज़रूरत होती है वैसे ही हम उसका जो प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि अधिकांश सूचना प्रणाली डेटाबेस समुच्चय को लेयर कहते हैं। अब हमें जो देखो यहाँ पे मैंने कहा कि डाटाबेस होता है, यानी हमें सूचनाएं इकट्ठी की हुई होती हैं। अब सूचनाएं तो बहुत सारी इकट्ठी की हुई होती हैं। अब उसको किस तरह से होती है कि ये सूचनाएं जो होती हैं वो लेयर्स में होती हैं। जैसे हम अपने किसी काम करते हैं तो हमें डाटा को डिवाइड करना होता है, तो उन सूचनाओं को हम अलग अलग लाइनों में डिवाइड करके उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमें कुछ बहुत सारे डाटा लेने हैं तो उस डाटा को हमने इस तरह से डिवाइड कर लिया, एक में नाम, एक में फादर नेम, एक में व्यवसाय, ऐसे कुछ डाटा लिखा जाता है। अब इस डाटा को हमने लेयर्स में बांट लिया, तो इसी तरह से इसमें भी यही प्रोसेसिंग होती है कि जो डेटाबेस समुच्चय है उसको लेयर कहते हैं। और ये जो लेयर होती हैं ये लेयर एक विशेष प्रकार की भौगोलिक प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी हर एक लेयर एक अलग अलग प्रकार की भौगोलिक प्रतिनिधित्व करती है। जैसे लेयर बनाई, हमने किसी का मैप बनाया, उस मैप में सबसे पहले हमने उस मैप को, अगर हम तुम जीपीएस खोलते तो उसमें पहले क्या दिखाई देता, पहले से डॉट डॉट दिखाई देती हैं। जब उसको हम जूम करते जाते हैं तो हर एक चीज़ स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इसी तरह से इसमें जो लेयर होती है उसमें क्या होता है, पहली लेयर में जैसे गलियाँ दिखा दी, दूसरी लेयर में उस गलियों में मिट्टी कौन सी है वो मिट्टी का क्षेत्र दिखा दिया, तीसरी लेयर में क्या होता है कि मिट्टी कितनी गहराई तक है वो भी हम पता लगा सकते हैं। ठीक है। अब जो इसकी लेयर का भंडार होता है वो 100 लेयर तक का भंडार कर सकते हैं हम एक सूचना प्रणाली के अंतर्गत, यानी एक सूचना प्रणाली में हम 100 तरह की बातों को संचय कर सकते हैं। अब आती है बात भूगोल सूचना प्रणाली का उपयोग है, वो महत्व क्या है। अगर हम महत्व की बात करें तो वर्तमान समय में GIS की बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें इस कंप्यूटर संग्रहित आंकड़ों का कार्टोग्राफ आवश्यकता अनुसार मानचित्र को बनाया जाता है। और इसका विशेष महत्व कहाँ पर है, कृषि विकास में, कि हमें कृषि के बारे में, जैसे कि कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, ये सभी इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिलती हैं, GIS के जरिए ही प्राप्त होती हैं। ठीक है। पर्यावरण आपदा की पहचान,
पर्यावरण में, यानी कहाँ पर ऐसे साइक्लोन आते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन पहले ही हमें पता लग जाती है कि हवा की गति बहुत तीव्र आ रही है, तूफान आ रहा है, तो फिर कहाँ से आ रहा है कि अगर जलीय क्षेत्र से आ रहा है तो वो साइक्लोन बन के आ रहा है। तो ये सब जानकारी हमें किससे मिलती है, जो साइंस के सूचना GIS के जरिए। अब नेक्स्ट, जल प्रभावित क्षेत्र, यानी जल कहाँ पर अधिक है, कहाँ कम है, ये सब भी हमें GIS से प्राप्त होता है। मृदा कटाव विश्लेषण, खनिज संपदाओं का विश्लेषण, कहाँ खनिज का नए नए खनिजों की खोज जो हो रही है वो सब भी इसी के जरिए हो रही है। बाढ़ एवं सूखा जैसी आपदा, मृदा संसाधन, वन क्षेत्र विश्लेषण, वन में आग लगने की जानकारी, बंजर भूमि का मानचित्र, भूमिगत संबंधी सूचनाएं, सामुदायिक संसाधनों की जानकारी, भूमि उपयोग, खनिज संपदा की खोज, ये सभी चीज़ें किसके जरिए होने लगी हैं आज के समय में, GIS के जरिए होने लगी हैं। इसीलिए इनका महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। यानी हम कहें तो जो भी कुछ हमें डाटा मिलता है मोबाइल के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, या हम ये कहें कि जो हम सर्च करते हैं गूगल पर, वो भी हमें GIS के जरिए ही प्राप्त होता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, भौगोलिक प्रणाली का उद्देश्य, तो अगर हम उद्देश्य की बात करें तो यह एक विश्लेषण, नई सूचना प्राप्त करना है, योजना तथा निर्णय लेने क्षमता बढ़ती है। यानी अगर हम कुछ काम करते हैं तो उसमें हमें जो कुछ डिसीजन लेना है उसके लिए हमें पहले ज़रूरी हो जाता है। विभिन्न स्रोतोंगत सूचनाओं को संगठित करने की क्षमता बढ़ती है। आंकड़ों के वितरण संचालन के लिए सबल संसाधन है, और अनावश्यक आंकड़ों को हटाया जा सकता है। यानी हम हर चीज़ डिलीट करते ही रहते हैं जो एक्स्ट्रा लगता है, तो इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम अनावश्यक चीज़ों को जो है अब बताती है धरातलीय आंकड़ों का महत्व क्या है। तो GIS धरातलीय आंकड़ों का मॉडल का मुख्य 2 मॉडल होते हैं। नंबर 1 है कार्टोग्राफिक, दूसरा भू संबंधित मॉडल। कार्टोग्राफ की अगर हम बात करें तो कार्टोग्राफ मानचित्र मॉडल जो है ये सबसे सरल, साधारण, वैज्ञानिक विधि से बना हुआ मॉडल है और धरातलीय चरों को व्यवस्थित करता है, और इसे मिश्रित मानचित्र मॉडल भी कहते हैं। कार्टोग्राफी यानी ये तुम किताबों में मैप को पढ़ते हो, वो एक तरह से कार्टोग्राफिक मैप ही होते हैं जिसमें हम हर चीज़ के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा आता है भू संबंधात्मक मॉडल। भू संबंधात्मक मॉडल क्या है, ये भी एक विकसित उपागम है, लेकिन इसमें धरातल की विभिन्न आकृतियों का वर्णन, जैसे धरातलीय तत्व, ट्रैफिक प्रवाह, भू संबंधात्मक मॉडल, इनको अध्ययन किया जब यानी कि भूमि में क्या संबंध है, कैसा मॉडल है। धरातलीय तत्व में आता है हमारे कहाँ पर जल है, कहाँ पर मरुस्थल है, कहाँ पर हरा भरा है, ये सब चीज़ें आती हैं। ट्रैफिक अपवाह के अंतर्गत आता है जब हम GIS चलाते हैं, GPS होता है, GIS होता है। नेक्स्ट आता है GIS की त्रुटियाँ। अब GIS की त्रुटियाँ कौन कौन सी हैं। अब अगर हम इसमें 2 तरह की आती है, पहला वातावरण के अंतर्गत, दूसरा प्रक्रिया के अंतर्गत। हर एक काम को करने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, तो अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे पहले क्या है, आंकड़ों की हर एक किसी डाटा की आयु होती है, यानी हर किसी डाटा में गड़बड़ होती रहती है, तो उसमें सबसे प्रॉब्लम आती है कि वातावरण के अकॉर्डिंग उसमें आंकड़ों में अंतर आता रहता है, और उन आंकड़ों को जल्दी से संचयन कर उनको व्यवस्थित करना कठिन काम होता है। नेक्स्ट, अवलोकन घनत्व, यानी देखने में और वास्तविकता में अंतर होता है डेंसिटी में, हर चीज़ में, चाहे कैसी भी डेंसिटी हो, चाहे बस्ती हो, चाहे कुछ भी हो, तो उन क्षेत्रों में अवलोकन में घनत्व में जो है त्रुटियां रहती हैं। आंकड़ों की परिशुद्धता, आंकड़ों की परिशुद्धता से मतलब है कि अगर हमने अनुमान लगाते हैं तो वो अनुमान हमेशा सही बैठे ज़रूरी नहीं है। ठीक है। मानचित्रों का मापक, वैसे तो मापक काफ़ी कोशिश की जाती है सही हो, लेकिन फिर भी एक नापा पर्टिकुलर जो नापते हैं उसमें अंतर होता ही है कि पर्टिकुलर नापा हुआ तो वो कितना है, और एक वेव्स द्वारा नापने अनुमानित करने में परेशानी सामना आना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है आंकड़ों का प्रासंगिकता, यानी आंकड़ों के सही है या गई है इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है। नेक्स्ट, विषय वस्तु की परिशुद्धता, यानी वो कितना शुद्ध है ये नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट, प्रक्रिया में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, डिजिटलाइजेशन त्रुटियाँ, यानी हम किसी को डिजिटल बनाते हैं तो उसमें त्रुटियां आती ही हैं। धरातलीय एकीकृत त्रुटियां, धरातलीय अगर 2 चीज़ जलीय क्षेत्र और स्थलीय क्षेत्र पास पास होते हैं तो उनमें एकीकृत करने में जो कमियां आती हैं वो त्रुटियां इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसके बीच में कहीं हरा भरा है तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है कितने क्षेत्र में यहाँ पर हरियाली है। नेक्स्ट, लाक्षणिक बेमेल त्रुटियाँ,
यानी कभी कभी जो लक्षणों के आधार पर जो बेमेल त्रुटियां हैं यानी उनको मिलाना मुश्किल हो जाता है। वही चीज़ है कि धरातलीय एकत्रीकरण और लक्षणिक बेमेल त्रुटियां लगभग एक जैसी हैं। ठीक है। नेक्स्ट सामान्यीकरण त्रुटियां। जो सामान्य त्रुटियां कुछ कमियां रह जाती हैं उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वो त्रुटियां हमें आगे जाके परेशानियां देती हैं। ठीक है। और नेक्स्ट तर्कों का दुरुपयोग। कभी क्या होता है कि जो भी हमें डाटा मिलता है उसका हम गलत इस्तेमाल भी हो जाता है, जिससे बचने के लिए उसे परेशानियां उठानी पड़ती हैं। नेक्स्ट आता है भौगोलिक सूचना प्रणाली का संसाधन प्रबंध। संसाधन प्रबंध यानी किस किस जगह हम इस GIS का प्रयोग करते हैं। तो इसमें पहला आता है हमारा बंजर भूमि का मानचित्रण, फिर भूमि उपयोग मानचित्रण। नेक्स्ट आता है नगरीय विस्तार, नगरीय भूमि उपयोग मानचित्रण, लवणीकरण क्षारीय मिट्टी, सिंचित क्षेत्र निगरानी मानचित्रण, वातावरण मानचित्रण, भू पर्यावरण अध्ययन हेतु मानचित्रण और परपोषित विकास परियोजनाओं के अंतर्गत मानचित्रण। तो ये एक सूचना प्रणाली संसाधन प्रबंध के प्रयोग होने वाली प्रणालियाँ हैं कि बंजर भूमि का हमें मानचित्रण करना, इन सभी चीज़ों के रूप में ये काम आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।